ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अखंड भारताच्या विभाजनानंतरही पाकिस्तानात राहणाऱ्या हिंदूंची विविध प्रकारे प्रताडणा अद्यापही सुरूच आहे। हा त्रास असह्य असल्यानं मागील 15 वर्षात भारतात आलेल्या 54 सिंधी भाषिकांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यान्वये भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानं एका छोट्याखानी कार्यक्रमाचं आयोजन सिंधी भवन येथे करण्यात आलं होतं। आता आम्ही आणि आमचा धर्म हा भारत मातेच्या कुशीत सुरक्षित असल्याची भावना या नवभारतीयांनी व्यक्त करताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते। या कार्यक्रमाचं आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधी कलाकार संगम आणि उल्हासनगर महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभाजन विभाषिका स्मृती दिवसाचं औचित्य साधून सिंधी भवन येथे करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमादरम्यान देशाचे नागरिकत्व मिळालेल्यांनी पाकिस्तानात असताना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या व्यथा उपस्थितांसमोर मांडल्या। पाकिस्तानमध्ये त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांचा व्यवसाय आणि धर्म सुरक्षित ठेवणं त्यांना किती कठीण होतं आणि आता हिंदू म्हणून त्यांना देशात कसं सुरक्षित वाटतंय याबद्दल त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। मेरा नाम प्रकाश गंगाराम देवानी, मैं कराची में रहता था। 2008 में हम यहाँ पर आए हैं। मैंने वहाँ मेरी सारी स्कूलिंग कराची की है। मैं वहाँ पे जॉब करता था फेडरल एक्सप्रेस में एज ए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में जॉब करता था। वहाँ पे जो वही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह पे प्रताड़ना थी, हर जगह पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन होती थी हमारे साथ। आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम है आपके साथ। इवन अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच भी है तो अगर पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो हमारे कलीग्स क्या कहते थे, अरे तुम तो आज खुश होंगे ना, तुम्हारा देश जीत गया, तुम्हारा मुल्क जीत गया। अरे हम पाकिस्तानी हैं कि भारतीय हैं? मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स थे, हर जगह पे जो है डिस्क्रिमिनेशन थी, तो ये सब तकलीफें थी। आखिर में हम सब छोड़ छाड़ के अपनी जॉब भी छोड़ी, सब कुछ खत्म करके 2008 में मैं यहाँ पे आ गया। तो आज मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुझे भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा करंट गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, श्रीमान नरेंद्र दास मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। इवन पाकिस्तानी हिंदूज़ की इन्होंने तकलीफ़ों को देखा, उनकी तकलीफ़ों को समझा। इसके बाद ये CAA का जो कानून जो उन्होंने पास किया पार्लियामेंट से, उससे हमें बहुत राहत मिली। हमें नागरिकता मिलने में हमें बहुत आसानी होगी। आखिर में यही मैं कहूँगा, जय भारत, भारत माता की जय। धर्म स्वीकारने के लिए बच्चियों को किस तरीके से प्रताड़ना की जाती थी और बड़े पैमाने पे वो चल रहा है, वो जरा विस्तृत में बताइए। वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो है वो बच्चियों को खास तौर पे टारगेट किया जाता है। वहाँ पे बच्चियाँ जो है अगवा की जाती हैं। उनको इस तरह से समझे कि उनके अगर आप जो फैमिली मेंबर जो जाएंगे FIR कटवाने के लिए, तो वहाँ पे FIR नहीं कटेगी उनकी। फिर अब पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमारी बच्ची है कहाँ पे, तो वो उनको 6-7 दिन तक अपने साथ रखते हैं। फिर वहाँ पे उनको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। आखिर में वो जो है एक डीड साइन करके जो है वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। फिर जो है FIR कटती थी, फिर उनको बच्चों को जो है वो अदालत में पेश किया जाता था। अब बच्ची ऑलरेडी इतनी मेंटली टॉर्चर में है, तो वो अब क्या बोलेगी? उनको यही कहा जाएगा कि भाई आप जो है वो अगर आपने कुछ भी बोला तो आपको जो है आपको मार दिया जाएगा या आपकी फैमिली को हम नुकसान पहुंचा देंगे। तो उस प्रेशर में जो है वो बच्ची जो है अदालत में ये कह रही थी कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल किया है और अब जो है वो मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। तो जज फैसला करता था कि ठीक है, या तो ये मुसलमान हो चुकी है, अब इसको इसके पेरेंट्स के पास नहीं भेजेंगे, इसको किसी संस्था के पास भेजेंगे, फिर इसकी जो है किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करा दी जाएगी। इसके बाद बस बात खत्म हो गई, हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल गई। अब ये प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं कि 1000 बच्चियां हर साल किडनैप होती हैं। 1000 लड़कियां हर साल, 365 दिन है, तो अगर एवरेज काउंट कीजिए तो 3 बच्चियां डेली अगवा होती हैं यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये यूट्यूब पे इस तरह के मैसेजेस तो आते रहते होंगे, आप भी देखते होंगे, न्यूज़ भी आती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुख है आपका, हम सुन सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम यहाँ पे 3 लोग आए। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में ही मेरी एक बच्ची हुई। आज हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब यहीं पर हैं। आपका अभी पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार? जी हाँ, रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ पे।
बाकी रिश्तेदार हाँ हैं जी। उनको क्या संदेशा देंगे कि आ जाओ इंडिया? हम तो सबको यही कहेंगे कि भाई आप जो है भारत आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब जो माहौल यहाँ का है बहुत डिफरेंस है। मैंने वही बताया कि जैसे अनेकता में एकता का जो संदेश यहाँ पे हमें मिलता है ना, वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। आप यहाँ पे सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे आपके आप भारत में देखिए तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए आप देखें ना कि वो भारत जो है तरक्की कर रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती से अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। मेरा नाम अनीत कुमार आसानी है। मैं कराची पाकिस्तान में रहता था। 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्लासनगर में आया। वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी, काम करने में भी, रहने में भी। तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्लासनगर में आए। अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की, बोला अभी बहुत टाइम है। और जैसे ही सीए का जो अमेंडमेंट आया तो उसमें हम लोगों को उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी। भारत माता की। 2013 में छोड़ा। 2013 में तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। तो उस हिसाब में शरीफ आदमी का और हमारे जैसे आदमी का, किस प्रकार के स्ट्रीट क्राइम थे वहाँ? स्ट्रीट क्राइम वहाँ पे, स्ट्रीट क्राइम मतलब डकैतियाँ होती थी, स्नैचिंग होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती थी। मेरी अपनी 16 मोबाइलें गई हैं वहाँ पे, 16 बार स्नैचिंग हुई है मेरे से। तो फिर रहना मुश्किल हो गया। कुछ परेशानी वहाँ? फैमिलीज अकेले घर से बाहर तो निकलना नामुमकिन है, मतलब सोचती भी नहीं थी। यहाँ पे तो हम रात को 10 बजे 11 बजे भी फैमिली जाती आती है तो हम वहाँ दिन में भी हम फैमिली के साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं कि भाई फैमिली को अकेला आया अकेला गया, ऐसा तो नामुमकिन बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदानंद मधुकर सप्रे यांनी विशेष उपस्थिती लावली होती। त्यांनी अखंड भारत या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला। त्यांनी इस्रायल देशाचे उदाहरण देताना महत्वाकांक्षी रहा, पुन्हा एकदा पाकिस्तान व्याप्त सिंध प्रांतात हिंदूंची घरं असतील असे आशादायी विधान केलं। यावेळी महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष महेश सुखरामांनी पालिका आयुक्त अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, लाल पंजाबी, राजेश वधारिया, राजू जग्यासी, विनोद तलरेजा आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी प्राध्यापिका प्रिया वच्छानी आणि सीमा मेघानी यांच्या प्रयत्नातून सिंधी भवन येथे तळमजल्यावर प्रदर्शनाचं आयोजन केलं होतं। मैं प्रिया वच्छानी एक साहित्यकार हूँ। हमारी टीम में हैं सीमा मेघानी जी और जितेंद्र रोहरा जी। ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, आज एक्चुअली जैसे कि 14 अगस्त है, इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी रखी गई है। और ऊपर जो है वहाँ पे एक नाटक भी रखा गया है, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता को दर्शाती हुई प्रदर्शनी है। यहाँ आप कैसे झूलेलाल का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद हमारा इतिहास क्या था, सिंधी का इतिहास। जैसे कि जो दूसरे लोग थे उनको तो अपनी ज़मीन का हिस्सा मिला था, लेकिन हम सिद्धी ऐसे थे जिनको हमारी ज़मीन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। हम सिर्फ वहाँ से अपना धर्म बचाने की खातिर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचाने के खातिर वहाँ से आ गए थे यहाँ पर। और ये प्रदर्शनी उसी के बारे में लगाई हुई है, जहाँ पे आप हमारी जो पहले मोहनजोदड़ो, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन है, वहाँ पे जो मोहरें और जो आकृतियाँ मिली थी उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। कुल यहाँ पर 108 फ़ोटोज़ हैं, उसी उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। कि इन्होंने बताया कि हमारे इस प्रदर्शनी में हमारे प्राचीन सभ्यता दर्शाई गई है। उसके अलावा हमारे जो आखिरी सिंध के राजा थे, राजा दाहिर सेन, उनकी भी है एक पोस्टर। और उसके अलावा हमारी वेशभूषा जो यहाँ पे आके, क्योंकि हम सिंधी लोग अलग अलग देश के कोने कोने में हम लोग चले गए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जड़ें खो दी। हमने अपनी, हमारा पहनावा, हमारे न्यू जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा। तो ये यहाँ पर वो भी प्रदर्शनी में है कि जैसे नई जनरेशन उनसे हम जुड़े, हमारा पहनावा क्या था, हमारे कल्चर क्या था, हमारे झूलेलाल साईं जी का अवतरण कैसे हुआ, वो सब भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है।
और उसके अलावा हमारे जो सिंधी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और शहीद रहे हैं, हमारे संत जो रहे हैं, उन सब का भी पोस्टर्स में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सिंधी का कुछ शहर हैं हाँ, और सिंध प्रांत के जैसे हैदराबाद, कराची, सखर जो भी ज़िले थे, उनके भी कुछ कुछ अवशेष हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हमारे सिंध के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे एक पोस्टर में उनका भी चरित्र प्रदर्शनी में किया हुआ है। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।